मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट नंबर 21 में हम नया टॉपिक ले रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। हमारा एपी का टॉपिक फिनिश हो चुका है। दो फिगर्स को या पॉलीगन्स को हम सिमिलर तब बोलते हैं जब उनकी सेम शेप हो बट दे मे और मे नॉट हैव सेम साइज़, यानी उनका साइज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बराबर, उनका माप बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे ये दो चित्र देखने लग रहे हो, यहाँ पे दोनों फोटोज सिमिलर हैं लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, तो इन दोनों फिगर्स को हम बोलेंगे सिमिलर। यहाँ पर आप देखिए, दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनका शेप भी और साइज़ भी एक जैसा हो। जैसे ये दो इयररिंग्स, इनका शेप और साइज़ एक जैसा है। जैसे ब्लैंक पेजेस है रजिस्टर के, एक जैसे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट और इसको हम बोलते हैं सिमिलर, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट में हम इसको लेते हैं। ट्राइंगल की डेफिनेशन देखो, अ ट्राइंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर है, दोनों बंद है, कहीं से खुली तो नहीं है, जैसे ये आकृति खुली हुई है। तो ट्राइंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, जिनके 3 साइड और 3 एंगल हो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। और वो कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। तो बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आइए इसी फिगर को हम एनराज करके देखते हैं। जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। ये जो सिंबल हमने दिया है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। तो जब ये लिखा होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, पहले दो ये पॉइंट्स लो ए बी, इसका मतलब होता है ए बी साइड इक्वल है डी ई के। इसके आगे वाले दो ले लो, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो सपोज ए बी को अगर हम बोलते हैं 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, तो यहाँ पे ये डी ई 3 सेंटीमीटर होगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर अब आप लो दूसरे वाली साइड्स, आगे वाली दो ली थी ना, अब आप दूसरी लो। अब आप लो बी सी, दोनों पीछे वाली बी सी और ई एफ। तो आप लिखोगे बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अगर बी सी हम बोलते 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे ई एफ को बोलेंगे कि दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लेते हैं पहली और आखिरी, ऐसे इन दोनों को। तो ये पहली और आखिरी क्या हुई? ए सी साइड है कॉरस्पॉन्डिंग टू डी एफ, बोल सकते हो ना आप लोग। तो ये 3 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने बोली, और ये क्या है? इक्वल है। इनके यहाँ पे साइज एक जैसे, इनके माप एक जैसे। और जब हम इनके कोण की बात करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं, तो एंगल ए आपका इक्वल होगा, ये जो पहला वाला एंगल ले रहे हो ए, तो वो इक्वल होगा डी के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। दूसरा एंगल क्या दिखाई दे रहा है हमें? बी। तो बी के साथ आप लिखोगे कि एंगल बी, दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, यहाँ पे सब इक्वल है। और यहाँ पे सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये हमने 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले। तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जिसका सिंबल हमारा ये रहता है, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर 3 साइड्स बराबर होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संगत कोण। ये 3 संगत भुजाएं, ये संगत भुजाएं हैं और ये संगत कोण हैं, ये बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है। ये देखिए, दो आकृतियाँ या दो बहुभुज समरूप तब होती हैं जब उनका आकार समान होता है लेकिन माप एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे इन दो चित्रों में है, यहाँ पर दो हम देख रहे हैं झुमके, इनका आकार भी एक जैसा है, माप भी एक जैसा है, तो ये आकृतियाँ हमारी सर्वांगसम है। जैसे इस पृष्ठ के पन्ने सर्वांगसम है, ये समरूप है, ये है समरूप, ये है सर्वांगसम। तो इस त्रिभुज के उसमें हम देखते हैं, त्रिभुज क्या होती है? एक बंद आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समान होती है। जो आपने अभी देखी यहाँ पे, ये संगत भुजाएं हैं और ये सारे संगत कोण हैं, ये बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये सर्वांगसम है। उसे बेटे आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है। तो अब क्लास 10 का हमारा टॉपिक है कि हमें सिमिलैरिटी के बारे में बात करनी। तो ये दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों अगर समरूप हैं या सिमिलर हैं, इसका मतलब है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, या एंगल ए और एंगल पी दोनों बराबर हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। 3 कोण तो ये बराबर हो गए। उसके बाद जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये इक्वल रेशो में है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशो,
और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स तो इक्वल दोनों केस में हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंसी में भी हो गए, सर्वांग समता में भी हो गए और समरूपता में या सिमिलैरिटी में हो गए। डिफरेंस यहाँ पर है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के उसमें, यहाँ पर इनका रेशो सेम है। तो देखो इसको हम समझते हैं। और जैसे ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी आप लिखोगे, ये त्रिभुज ए बी सी है, ये समरूप है। ये देखो ये समरूपता का निशान मैंने क्या लिखा, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या संगत कोण, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं लिखते हैं। संगत भुजाएं कौन सी होंगी बताते जाओ आप लोग। ए बी के साथ कौन सी जाएगी, पी क्यू। ठीक है, ये बराबर है, इसका रेशो, ये अनुपात हो गया, ये बराबर हुआ। जैसे बी सी ली अगर, तो बी सी के साथ में क्या जाएगा, क्यू आर। इसका अनुपात भी बराबर हुआ। ए सी के साथ में जाएगा पी आर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अनुपात में है। और सर्वांग समता में हमने क्या लिखा था, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये लिखा था। वहाँ पे इक्वल ही होती है। यहाँ पर ये हो भी सकता है इक्वल हो और नहीं भी हो सकता, पर उनका अनुपात ज़रूर समान होगा, उनका रेशो ज़रूर इक्वल होगा। रेशो 3/4 भी हो सकता है, 1/1 भी हो सकता है। इक्वल, जब ये दोनों इक्वल होंगी तो क्या होगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो ये पी क्यू ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मतलब अगर कोई चीज़ सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, लेकिन जो चीज़ कॉन्ग्रुएंट है वो ज़रूरी नहीं। हाँ, कॉन्ग्रुएंट वाली चीज़ तो पक्का सिमिलर होगी, सिमिलर वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया, एक डिफरेंस ये बताया इसके सिंबल में। जो सर्वांग समता का निशान होता है वो ऐसा होता है, समरूपता का निशान ऐसा होता है। और कोण जो है इनके, एंगल्स जो है वो एंगल्स तो इक्वल है ही। एंगल्स कौन कौन से इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, बी आपका क्यू के बराबर होगा और सी आपका आर के बराबर होगा। ये सर्वांग समता में भी था। ठीक है, तो इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास प्रश्न है, इनमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यस ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने पीछे देखा था जिस प्रकार दो झुमके बराबर हैं, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, इन दोनों का आकार अलग है, साइज़ अलग है। ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनका भी साइज़ अलग है। ये लीव्स हैं, इनका साइज़ भी अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। यही चीज़ हम इसको ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और संगत कोण एक का मान समान होता है। तो आप ये देख रहे हो दो त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इनके साइज़ एक जैसे नहीं है, इनका माप अलग है। तो ये समरूपता का उदाहरण है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं यहाँ पर, है ना। एंगल ए एंगल कोण पी, कोण ए और कोण पी बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, सी और आर बराबर है। ठीक है, और इनकी जो साइड्स है संगत भुजाएं वो समान अनुपात में है। तो संगत भुजाएं हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम पीछे चित्र में भी कर चुके हैं। ए बी के संगत में क्या है, पी क्यू। ठीक है, और बी सी के उसमें क्यू आर, तो ये बी सी बटा क्यू आर हो गया, ये ए सी बटा पी आर हो गया। ठीक है, तो हम बोलते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है और ये समरूपता का निशान है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्या ये आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ हैं, ये सर्वांग सम आकृति है, यस। ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। सब सर्कल्स दिखने में एक जैसे होते हैं, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ सब एक जैसे, लेकिन जिनका रेडियस एक जैसा हो तो हम बोलते हैं एग्जैक्टली एक जैसे, इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सेकंड देखिए आप, सेकंड में है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सिमिलर। थर्ड में थर्ड है ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये कौन से ट्राइंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। क्योंकि बच्चों जो दूसरे ट्राइंगल्स हम लोग लेते हैं स्केलन वगैरह, जैसे आप स्केलन ट्राइंगल लेते हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल लेते हो, वहाँ पे मेजरमेंट अलग अलग होती हैं, तो वो दिखने में अलग हो सकते हैं। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है वो सब दिखने में एक जैसे होंगे, तो यहाँ पे आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के भी हमने एग्जाम्पल्स देखे पीछे अभी हमने करे, जैसे ये है बटरफ्लाइज इन द पिक, फोर्थ का ये एग्जाम्पल है। बटरफ्लाइज जो पिक में आपने देखी है वो लीव्स ऑफ अ ट्री, इस तरह से आपने देखा बड़ी छोटी जो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं जो एक जैसी हमें लगती हैं,
बट उनके मेजरमेंट अलग है। जैसे अभी 2 ट्राइंगल्स आपने देखे थे, ये सब सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के भी बहुत सारे पे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ऑल पेंसिल्स फ्रॉम द सेम पेंसिल बॉक्स आर कॉन्ग्रुएंट, या 2 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के एक जैसे होते हैं, एक रजिस्टर के पेजेस एक जैसे होते हैं, जो भी पीछे आपने देखा कॉन्ग्रुएंट है। वो एक ही पैकेट से जो हम चीज़ें निकालते हैं, फ्रूटी के बॉक्सेस है, एक पूरा कैरेट, उसमें जो आप निकालते हो सब एक जैसी जो होती हैं, वो सब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो दो उसके अंदर। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन इन द फॉलोइंग। इसमें सिमिलर हेक्सागन को आपको ढूंढना है। तो सिमिलर क्या चीज़ होती है बच्चों? सिमिलर वो होती है जो जिसके एंगल सेम हो और साइड्स रेशो में हो। यही हमने पढ़ा था ना अभी, कि सिमिलैरिटी में एंगल सेम है और साइड्स रेशो में है। तो इसको हम लोग लेते हैं अभी। जैसे कि अब ये देखो, ये जो आपके पास 2 फिगर्स दिख रही है, ए बी और सी डी। ए बी के अंदर देखो आप कि क्या ये ए बी का जो एंगल है, ये आपको ये एंगल जो हम देखें और ये एंगल जो हम देखें, क्या आपको ये एक जैसा लग रहा है? नहीं, साफ पता चल रहा है ना, एंगल्स बिल्कुल अलग है। तो एंगल्स ही इक्वल नहीं है तो सिमिलर होने का मतलब ही नहीं। तो ए और बी तो सिमिलर नहीं है आपस में। अब सी डी को देखो, ये लग रहे हैं कि यहाँ पे एंगल्स एक जैसे से लग रहे हैं। ठीक है, अब इसके साइड्स का देखते हैं, साइड्स रेशो में है। तो जैसे मैं इस साइड की बात करती हूँ, ये वाली साइड की, तो हम देखते हैं ये 1 2 3 4 स्क्वायर्स को कवर कर रही है। यहाँ पे इस साइड को देखें तो 1 2 3 को कवर कर रही है ना। यहाँ पर हम देखते हो तो 1 स्क्वायर हुआ, 2 स्क्वायर हुआ, 3 स्क्वायर हुआ, 4 स्क्वायर। यहाँ से लोगे तो 1 स्क्वायर हुआ, ये 2 स्क्वायर हुआ, ये 3 स्क्वायर हुआ। तो हम देख रहे हैं 4 है यहाँ पर और यहाँ पे 3 है, तो 3/4 का रेशो हो गया जैसे। ठीक है, अब हम दूसरी साइड को देखते हैं कि क्या दूसरी साइड में भी ऐसा हो रहा है इसका। दूसरी हम देखते हैं, जैसे ये वाली साइड ले लेंगे तो इसके अंदर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखो तो ये वाली साइड है, इसके अंदर 3 आ रहे हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो 3/4। इस तरह से आप देखोगे सब साइड्स जो हैं वो 3/4 के रेशो में आ रही है। तो यहाँ पे साइड्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो रेशोज़ में है, सिमिलर रेशो में है, और एंगल्स भी हमें सेम लग रहे हैं। तो ये दोनों जो सी और डी हैं, ये सिमिलर हेक्सागन से, हेक्सागन सी एंड हेक्सागन डी। लेकिन ए और डी क्योंकि इनका एंगल ही सेम नहीं, तो हमने इसके रेशोज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही नहीं है, एंगल्स ही सेम नहीं है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहाँ पे सी डी जो है, ये षटभुज जो है ये समरूप है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। रिक्त स्थान में सभी वृत्त समरूप होते हैं। समान त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं उनको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट और हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं। सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, इंग्लिश में हमने इसको सिमिलर लिखा था। सभी डैश त्रिभुज समरूप हैं, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर है, या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप है। इसके हमने उदाहरण देख लिए थे समरूप आकृतियों के, जो भी पिक्चर में बना हुआ था। सर्वांगसम आकृतियों का भी अभी जो मैंने डिस्कस किया, आई होप आप सब लोग लिख सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2 त्रिभुज है ABC और PQR, ये दोनों समरूप हैं। तो ABC और PQR समरूप है, इसका मतलब हुआ ऐसे लिखोगे, ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो PQ और QR की लंबाई निकलो। तो अब ये समरूप है तो हम लिखेंगे AB बटा PQ, ये लिखेंगे। फिर ये 2 पीछे वाली ले लेंगे, BC, समान रेशो होती है तो BC बटा ये QR, ये लिखोगे। फिर पहली और आखिरी ले लोगे, AC और PR, तो ये आ जाएगा AC बटा PR। ये तो आपकी होगी संगत भुजाएं का समान अनुपात होता है, ये आपने लिख दिया। उसके अलावा कोण बराबर है, कोण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि हमें साइड निकालनी है PQ और QR। तो इनकी जो साइड्स के मेजरमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये 12 है, ये 7 है, इसकी वैल्यू डाल दी, AB की वैल्यू डाल दी 7 इसकी जगह। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ इनकी पुट कर दी हमने यहाँ पर। तो ये तुम्हारा ऐसे आ गया, AB बटा PQ इक्वल टू BC बटा QR इक्वल टू, ये हमने अनुपात लिख रखे हैं। और AB की जगह 7 AB है, BC जो है वो 10 है, और AC आपका 12 है, PR 18 है। ये दोनों आपको निकालने। तो आप पहले इन दोनों को ले लो, 7 बटा PQ इज इक्वल टू 10 बटा QR, ये ले लो। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई चीज़ है यहाँ पे जो हमें दे रखी हो, 7 बटा
ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि दो चीज़ें हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते, दो को लेने से फ़ायदा नहीं होगा, हम ऐसा करते पहला और आखिरी लेते, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो, हम ऐसे लेते इन दोनों को। क्योंकि अब यहाँ पर लेने से क्या फ़ायदा होगा कि सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ पी क्यू निकालना है। तो अब हम इसको सिंपल समीकरण की तरह अरेंज करेंगे, उससे कर लेंगे। इन दोनों में नहीं हो सकता था कि दो चीज़ें अज्ञात हैं उनको निकालना है, दो अन्य चीज़ों को। अब इसको कैसे करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो इसे ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 7/12 इज इक्वल टू पी क्यू बटा 18। ऐसा हो गया। इसको इंटरचेंज कर दिया, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाते हैं ना आप लोगों को। अब क्या करते हैं, इस 18 को यहाँ ऊपर ले जाते हैं, जैसे इसको यहाँ इससे करना था। तो ये हो जाएगा 7/12 गुना 18 इक्वल टू पी क्यू, ये बन गया। ठीक है, ये अरेंज कैसे हुई इक्वेशन समझ आया। अब आप इसको काट लीजिए, 6 के पहाड़े से कटेगा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7 तिया 21/2, 21/2 आ गया पी क्यू। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये निकालना है, तो इसको और इसको लेते हैं। 10/QR इक्वल टू 12/18, ये हमने लिया। अब इसको फिर अरेंज करते हैं, तो इसको QR को यहाँ ले जाओ और 12 को नीचे ले आओ, तो ये बन गया 10/12 बराबर QR/18। अब हमें QR निकालना है, इस 18 को सीधा ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये यहाँ भाग हो रहा है, भाग वाली चीज़ उधर जाके, जो चीज़ डिवाइड होती है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए 10/12 इंटू 18। सिंपल इक्वेशंस में हमने सीखा था मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवीजन एंड डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 5 3 ज़ा 15 आंसर आ गया। QR की वैल्यू आ गई 15। सो ये वर्कशीट आपकी आज की पूरी हो गई। इस काम को आप करिए अपनी कॉपी में और इसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए कि आपको वीडियो ठीक से समझ में आ गया। अभी बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज़ ली है हमने सिमिलर ट्राइंगल्स की। और ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे NCERT में भी है, आप उसको कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।